आज ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें, बड़ी बात कर रहे हैं। फिर आपने टेलीकास्ट करना है। डन। ये 2027 तक हम चिकन नेक और असम की आज़ादी हम देख रहे हैं। काला पानी वाली लड़ाई इनकी नेपाल के साथ इस वक्त पीक पे है। वो 22 किलोमीटर की पट्टी। चाइना अब जो इनके साथ कर रहा है वो तो ये मीडिया पे देने के काबिल नहीं। चूंकि मेरे साथ 1971 की बड़ी वाबस्तगी है कि जब ये सानहा हो रहा था, इंदिरा गांधी ने एक बड़ा मशहूर डायलॉग बोला था 1971 के डिबेकल की बात, कि आज हमने टू नेशन थ्योरी को दरिया के अंदर डुबो दिया। जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान लाखों लानते हों उसके ऊपर, जिस दिन उसका पुतला रस्से डाल के उसके गले में खींच के गिराया जा रहा था, अब मेरा दिल था कि काश आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो मैं उससे कहता, उठ बता कि कौन सी वो टू नेशन थ्योरी थी जिसको तूने दरिया में डुबोया था। 2014 में मैं बांग्लादेश गया सिविल एविएशन की तरफ से अपने जहाज पे। वहाँ रॉ का कितना इन्फ्लुएंस था और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाने में। बूढ़ा सा आदमी था, सलीम नाम था उसका, सलीमुल्लाह। उसकी आंखों में आंसू था, बूढ़ा आदमी था। मैंने कहा, चाचा क्या हुआ? मैं आपको इंतबाह कर रहा हूँ, यही मुक्ति बानी फिर आ रही है। पायलट कहते हैं कि उसको हमने सीट नहीं दी जाते हुए। She was not allowed to sit on the seat of Aligarh। वो जब बांग्लादेश से ढाका से भागी है, फर्श के ऊपर बैठ के गई है और सारा रास्ता पानी के लिए कलकती रही है। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश का पानी में तुम पे हराम है। तो जब ये पायलट उधर से वापस टेक ऑफ करने लगे तो दिल्ली का जो क्रू था, एज पर देयर SOP, एविएशन की SOP होती है कि जब कोई जहाज, किसी प्राइवेट जहाज किसी जगह पे लैंड करता है तो वहाँ का जो स्टेशन क्रू होता है वो उसको कोई फ्लाइंग मील या कुछ खाने पीने की चीजें साथ देता है। तो जब वो दिल्ली वाले देने लगे तो उन पायलट्स ने कहा, हम पे अब ये दिल्ली का खाना आराम। खबीस बिनते खबीस थी, बाप भी इसका खबीस था और ये खुद खबीस थी। ये आइकन बन गया, ये इंतबाह है, ये कॉशन है तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करके अपने इक्तदार हासिल करना चाहते हैं। एक माफिया था जिसने अपनी करप्शन की बुनियाद पे पाकिस्तान को इस जगह पे लेके आ रहा है। वो माफिया अब कर्टेल हो चुका हुआ है। थिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। सोशल मीडिया दिल्ली से मैंने जोड़ा था, माई रखी का एक बेटा जो इस वक्त वो जो शहबाज गिल बना बैठा है, आदिल राजा। अब देखें इस वक्त भी वजीर दाखिला बाहर बैठे हुए, गले में रस्सी डालने के लिए वो गए हुए हैं और अनकरीब देखेंगे कि ये शहजाद अकबर, ये आदिल राजा, ये शहबाज गिल, ये सारे घसीट के अभी पाकिस्तान लाए जाएंगे और इनको एक इबरत का निशान बनाया जाएगा अनकरीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनको आपने इंटरव्यूज़ में हमारे साथ देखा होगा, लेकिन हमने कहा आज पॉडकास्ट करते हैं। हमारे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, साथ ही साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी है। वेलकम करते हैं मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत। सर 1971 की वो रुदाद बड़ी एक दर्दनाक रुदाद थी। दो भाइयों को अलग कर दिया गया और वो नजरिया जिसकी बुनियाद पर एक मुल्क बना था, दो कौमी नजरिया, उसको पसे पुश्त डालने की कोशिश की गई और फिर बंगाली कौम परस्ती को परवान चढ़ाया गया। तो दो कौमी नजरिया की आखिर प्रेजेंट क्यों किया गया था और उस बंगाली जो कौम परस्ती थी उसको परवान क्यों चढ़ाया गया? उसके पीछे क्या मकासद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो कौमी नजरिया जो है वो कोई नई ऐसी चीज नहीं थी जो मुस्लिम लीग ने जो इलाहाबाद में जिसकी बुनियाद रखी, उसके बाद ढाका में परवान चढ़ी और फिर 1940 में फाइनली लाहौर में जिधर अभी यादगार पाकिस्तान है वहाँ प्रेजेंट हुई 23 मार्च को, 23 मार्च 1940। ये हमारी जो नई जनरेशन है उसको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें अपनी वालिदैन की रिस्पेक्ट, हमें अपने बड़ों की इज्जत और हमें जितनी अपनी हिस्ट्री से मोहब्बत इम्पोर्टेंट है, टू नेशन थ्योरी हमें इससे भी बढ़ के इम्पोर्टेंट है। और ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद जो है मेरे इल्म के मुताबिक, जो मैं परसेप्शन अभी तक हिस्ट्री से ले चुका हूँ, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। और ये उस दिन रखी थी जिस दिन वो अकेले पीछे रह गए थे और उन्होंने पीछे से डंडा लेके सारे बुत तोड़ दिए थे और उन्होंने उस दिन टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी। इसी टू नेशन थ्योरी के ऊपर
हजरत मूसा ने अपनी कौम को निकाला था और फिरौन से जुदा कर लिया था कि यू आर अ डिफरेंट नेशन एंड आई एम अ डिफरेंट नेशन। इसी टू नेशन थ्योरी के ऊपर हजरत ईसा भी स्लीप पे चढ़ गए थे। इसी टू नेशन थ्योरी पे आज से 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने वो रेवोल्यूशन लेके आए और उसकी बुनियाद रखी। और इसी टू नेशन थ्योरी को मेरे महबूब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह लाखों सलाम उनके ऊपर, उन्होंने इसको रिन्यू किया। सो अब इस टू नेशन थ्योरी की बुनियाद जो है वो इतनी मुकद्दम है हमारे लिए, इतनी मोहतरम है हमारे लिए, और यही प्राइड है। और यही मैं यानी कि अभी इससे थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं तो यही वो प्राइड था जो अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शा था। और जब इब्लीस को कहा था कि तू सजदा कर, और सारे फरिश्तों को कहा यू आर अ डिफरेंट नेशन एंड आदम इज अ डिफरेंट नेशन। और यही वो टू नेशन थ्योरी का इनकार था जिसने उसको इब्लीस को शैतान बना दिया और धिक्कारा गया, और आज तक वो धिक्कारा गया है। और मेरे नज़दीक जो टू नेशन थ्योरी का इनकारी है वो इब्लीस का साथी है, और जो टू नेशन थ्योरी का लवर है वो आदम से लेके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी अतात में है और मोहब्बत में है। सो ये टू नेशन थ्योरी की हिस्ट्री है। अब आ जाते हैं कि इसकी आज के वक्त में क्या इम्पोर्टेंस है। मैं चूंकि मेरे साथ बड़ी इसकी एक 1971 की बड़ी वाबस्तगी है, वो इसलिए कि जब ये सानहा हो रहा था तो मेरा उस वक्त जन्म हो रहा था। आई वॉज बोर्न इन 1971। यस, जबरदस्त। तो एक जिद है कि ये एक वकुआ हुआ और अल्लाह पाक ने मुझे पैदा करना था, तो मैं ये समझता हूँ और मेरे लिए ये बड़ा एक मुकद्दम चीज है। इंदिरा गांधी ने एक बड़ा मशहूर डायलॉग बोला था 1971 के डिबेकल की बात, कि आज हमने टू नेशन थ्योरी को दरिया के अंदर डुबो दिया। मैं जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान लाखों लानते हों उसके ऊपर, जिस दिन उसका पुतला रस्से डाल के उसके गले में खींच के गिराया जा रहा था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि इनकी तो कब्र भी नहीं होती कि बंदा इनकी कब्र पे जाके भी सवाल करे। बहरहाल वो मर गया मरदूद, ना जनाजा न तरूद। अब मेरा दिल था कि काश आज इंदिरा गांधी जिंदा होती और आप कहते तो मैं उससे कहता, उठ बता कि कौन सी वो टू नेशन थ्योरी थी जिसको तूने दरिया में डुबोया था। कैसे हो सकता है कि जिसका आगाज जो है वो आदम अलैहिस्सलाम करें, जिसको आगे परवान इब्राहीम अलैहिस्सलाम चढ़ाएं, और जिसको आके मंत की अंजाम पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और कायद आजम रहमतुल्लाह उसी को लेके आगे जाएं, और उसको कोई मरदूद आके उस नेशन थ्योरी को डुबो सके। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की थ्योरी थी, ये कभी डूब नहीं सकती, इसको कभी फना नहीं आ सकती। सर, बंगालियत को बड़ा फ़रोग़ दिया गया था, कौम परस्ती को बड़ा फ़रोग़ दिया गया, फिर मुक्ति बाहिनी की तहरीक भी शुरू हुई। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? उनको असलहा कहाँ पर फ़राहम किया गया, और उनकी जो मनसूबाबंदी और ट्रेनिंग वो कहाँ पर हो रही थी? देखिए, ये वही वो इब्लीसियत थी, ये वही शैतानियत थी जो हमेशा से रही। ये वही इब्लीस था जिसने हबील और कबील को आपस में लड़ाया था। जब ये टू नेशन थ्योरी आई तो हक और बातिल जो हैं वो पैरेलल चलते रहे। वो आदम ने आके डिस्क्रिमिनेशन की टू नेशन थ्योरी की, लेकिन आगे देख लें आप, हबील और कबील हक और बातिल के ऊपर रहे, मूसा और फिरौन हक और बातिल के डिस्क्रिमिनेशन में रहे। इसी तरह ईसा को भी सलीब पे चढ़ाया गया। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जुल्म और सितम जो हुए, और ये हक और बातिल तो करबला भी आया। हुसैन और यजीद की जंग ही यही थी, मुसलमान थे, लड़ाया गया। किन्होंने लड़ाया? यही वो इक्तदार का नशा था जिसने मेरे आका हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने शहीद करवाया। और यही वो इक्तदार का नशा था, वो मुक्तिबानी के नाम के ऊपर जो बंगालियों को बेवकूफ़ बनाया गया। और यही वो मुजीबुर रहमान के इक़्तिदार का नशा था जिसने उन्हीं वो जो भारतीय सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म पहन के, और वो जाके हमले करते थे बंगाली हमारे भाइयों के
गांव के ऊपर उनको रेप करते थे, उनको रेड करते थे, उनको लूटते थे। और अब चूंकि यूनिफॉर्म पहना हुआ है पाकिस्तान आर्मी का, और जब वो आके गांव पे हमला करते थे, लूटते थे, तब तो कोई मीडिया, वो सोशल मीडिया, को नेटवर्क भी नहीं था। तो अब एक बंगाली, आम बंगाली क्या सोचेगा कि हमारे ऊपर आज इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये कल का वाकया है कि सिडनी में फायरिंग हुई है, बिल्कुल, और अभी वो आखिरी बुलेट निकली नहीं थी तो इजरायली और भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान उसको साजिद अकरम, अनवर अकरम को थोप दिया कि ये पाकिस्तानी है। और it took 24 hours to take on ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कि भाई नहीं है, होल्ड ऑन, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये भारतीय हैं। अब उसका रूममेट बोल पड़ा। तो उस वक्त तो कोई मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं थी। तो जब वो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म के अंदर भारतीय सोल्जर रेड करते थे, रेप करते थे, तो एक आम गांव का जो रहने वाला बंदा है वो क्या सोचेगा? वो नफरत नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी? आज वही काम पाकिस्तान में फिर हो रहा है। मैं आपको इंतबाह कर रहा हूं, यही मुक्ति बानी फिर आ रहे हैं। और एक चंद दिन पहले आपको याद होगा कि एक लीडर बड़ा खड़ा होकर जो पर्चा लहराता था, वो मुजीबुर रहमान को अपना आइडियल और मजलूम समझता था। आज उससे जब वो मुजीबुर रहमान को रस्सा डाल के अल्लाह ने फेंका, तो मैं अब उस लीडर से पूछता हूं कि वेयर इज दैट आइडियल? आज लाखों मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते हैं इस्लाम के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, तो वो क्या मुजीबुर रहमान को अच्छे लफ्जों में याद करते हैं? तो क्यों उस मुजीबुर रहमान को यहाँ किसी स्टेज से अच्छे लफ्जों में याद किया गया आज के दौर में? तो ये एक वेव दोबारा उठाने की कोशिश की गई। वो अभी मुक्ति बानी और मुक्ति खानी के नाम के ऊपर फिर दोबारा खेल खिलवाड़ शुरू होने लगा था, लेकिन अल्लाह की जात बहुत करीम है। अब जो गलती हमसे हुई वो अब नहीं हम हो रही। सर इसकी भी हम बात करेंगे क्योंकि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था। मुमासलत बड़ी मुशाबहत मिल रही थी हमें। पाकिस्तान की भी एक सियासी जमात है जो कि अगर रियासत की कामयाबी हो तो उसको अपनी नाकामी समझती है, रियासत की नाकामी को अपनी कामयाबी। तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे एंड पर। लेकिन अभी सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने देखा एक ही खानदान के पास वहां पर भी इख्तिदार था, और शेख हसीना भी हमें उसी एक प्रोजेक्ट लग रहा था कि भारत का वो प्रोजेक्ट वहां पर भी मौजूद है। बांग्लादेश से वो भागकर खुद अब इस वक्त भारत में मौजूद हैं, और भारत उन पर इन्वेस्ट भी कर रहा है, छुपा कर भी रखा हुआ है। क्या भारत क्या सोच रहा है? फ्यूचर आपको क्या लगता है, उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है भारत? देखिए, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं शेख हसीना के जो उसके करैक्टर था उसके ऊपर थोड़ा सा मैं रिव्यूज करूंगा जरूर। कि ये खबीस बिनते खबीस थी, बाप भी इसका खबीस था और ये खुद खबीस थी। 1996 में, 1996 में ये पहली दफा इक़्तिदार में आई और 2001 तक ये इक़्तिदार में आई। उसके बाद ये 2009 में दोबारा इसको इक़्तिदार मिला और फिर सेकेंड टेन्योर इसने 2014 तक पूरा किया। अगेन 2014 से लेके फिर 2019 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही। फिर 2019 से लेके अगस्त 24 तक फिर इसको जब निकाला गया, और ऐसे नहीं निकाला गया, जूते मार के अवाम ने निकाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत करने वालों ने निकाला, और इस तरह निकाला कि वो एक आज के दौर में आइकन बन गया है कि जो लोग पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हैं उनके साथ और उनकी औलाद के साथ क्या आचर होता है। ये आइकन बन गया, ये इंतबाह है, ये कॉशन है तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करके अपने इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। ये हशर जो सीना बाजत, मैं चूंकि मेरी बैकग्राउंड एविएशन से है तो मैं बड़ी क्रिटिकली इस हेलीकॉप्टर में MI-17 वो हेलीकॉप्टर था। अच्छा, लकीली एज द लक वुड हैव इट, वो मेरा एक बड़ा कुलीग है मीज़ान, इस वक्त वो ब्रिगेडियर है उधर, उससे मेरे साथ इधर पाकिस्तान में कोर्स किया था। तो मेरी मीज़ान के साथ बात हुई, कहता है वो मैं ही बेस कमांडर था जिसका वो हेलीकॉप्टर तक गया था। तो मैंने कहा कि क्या वो पायलट कहते हैं कि उसको हमने सीट नहीं दी जाते हुए, शी वॉज नॉट अलाउड टू सिट ऑन द सीट ऑफ हेलीकॉप्टर। जब बांग्लादेश से भाग रही थी, वो जब बांग्लादेश से ढाका से भागी है, फर्श के ऊपर बैठ के गई है और सारा रास्ता पानी के लिए कलकती रही है,
उन्होंने वो बंगाली में सलाम पेश करता हूँ उन पायलट्स को, और उनके पास अपना फ्लाइंग मील था। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश का पानी में तुम पे हराम है। अब जहां से तुमने वो चार्जिंग लेती थी ना, वो दिल्ली से जो चार्जिंग लेती थी, जो तो अब उन्होंने कहा कि पानी भी अभी हम 20 मिनट में लैंड करने वाले हैं, अब तुम दिल्ली का ही पानी पियोगे, ढाका का पानी नहीं पियोगे तुम। और जब वो पायलट्स उतरे हैं, इससे भी बड़ी बात मैं बताने लगा हूं, वो आपके पास शायद मीडिया पे वो तस्वीर हो, एक स्टूल पे बैठी हुई है निकल के, देयर वाज नोबडी टू रिसीव हर। तो ये उतर के एक स्टूल पे बैठ गई है जाके, जब रेली पहुंची इनको रिसीव करने के कोई रिसीव करने वाला था। ये आचर पाकिस्तान के गद्दारों के साथ, और गद्दार इब्ने गद्दार, गद्दार बिनते गद्दार के साथ ये आचर हुआ। ये आज के पॉलिटिशियन, आज के ब्यूरोक्रेट्स, आज के फौजी जरनैलों के लिए भी ये सब अमल है, जो कि जो शख्स भी पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, ये कौम भी और अल्लाह पाक भी उसको इज्जत में इजाफा करेगा, और जो शख्स भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेगा, ये कौम भी उसको जलील करेगी और अल्लाह पाक के आगे भी वो जलील होगा। तो जब ये उतरी है, ये बेंच पे बैठ गई है, उधर एक स्टूल था किसी संतरी का एविएशन बेस में उधर, तो उधर जाके बैठ गई है, इसको कोई रिसीव करने वाला नहीं था। फाइनली बाद में जब लोग आए, तो जब ये पायलट उधर से वापस टेक ऑफ करने लगे, तो दिल्ली का जो क्रू था, एज पर देयर एसओपी, एविएशन की एसओपी होती है कि जब कोई जहाज, किसी प्राइवेट जहाज किसी जगह पे लैंड करता है, तो वहाँ का जो स्टेशन क्रू होता है, वो उसको कोई फ्लाइंग मील या कुछ खाने पीने की चीजें साथ देता है। तो जब वो दिल्ली वाले देने लगे, तो उन पायलट्स ने कहा हम पे अब ये दिल्ली का खाना आराम है। अल्लाह अकबर। ये वो आलम है, ये वो जज्बा था। सो ये है टू नेशन थ्योरी, दिस विल नेवर डाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर अभी रफाकतें बढ़ रही हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश का मुस्तकबिल आप अब कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक कर्म है, ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि हर चीज़ ने अपने मरकज़ की तरफ लौटना होता है। और जिस तरह एक साजिश के तहत हम दो भाइयों को आपस में जुदा किया गया, और वो पटसन का खेल खेला गया, और हमें वो खबीस जो था वो आके इस्लामाबाद भी कहता था मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। हमारी कौम को आज ये भी नहीं पता कि पटसन क्या है। यानी कि जिन चीज़ों पे ऊपर हमें डिवाइड किया गया, ना आज हमारे बांग्लादेशी भाइयों को पता है कि पटसन क्या है, ना इधर किसी को पता है पटसन क्या है। और वो समझता था कि पटसन की वजह से हमें अलहदा मुल्क चाहिए। खैर, ये जो अल्लाह पाक ने करम किया है कि रफ़ाकतें मोहब्बतों में और उल्फतों में बदली हैं, ये उसका सारा करम है, और ये ऑर्गेनिकली इससे मरकज़ की तरफ वापस लौटना था। और इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेंथ विच उन्होंने महसूस की है। मैं आपको अपना पर्सनल एक वाक़या बता रहा हूँ कि 2014 में मैं बांग्लादेश गया सिविल एविएशन की तरफ से अपने जहाज़ पे, और खैर वो किसी दिन और प्रोग्राम में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि वहाँ रॉ का कितना इन्फ्लुएंस था और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाने में। तो एक ढाका के साथ ही एक मैसूर एक बेस है, तो पहली हमने जो एयरपोर्ट की इंस्पेक्शन करनी थी वो मैसूर बेस की करनी थी। तो उधर उन्होंने हमारी फ्लाइंग रोक दी। अब जो रोक दी तो 6-7 घंटे हम एयरपोर्ट मैनेजर के ऑफिस में बैठे रहे। बड़े अच्छे क्रेटियस वो अहमद नाम था उनका, जो एयरपोर्ट मैनेजर थे, बहुत अपोलोजेटिक भी थे। तो उन्होंने बड़ी सर्विस, चाय कॉफ़ी खाना चलता रहा। तो वो एक बाहर टेरेस था, मैं उस वक़्त सिगरेट पीता था, तो मैं सिगरेट पीने के लिए टेरेस पे जाता था। तो मैं वो कहीं चाय आई, मैं बाहर सिगरेट पी रहा था, तो वो वेटर चाय लेके बाहर आ गया। बूढ़ा सा आदमी था, सलीम नाम था उसका, सलीमुल्लाह। तो चाय दे के ना तो एकदम मेरे पास खड़ा हो गया। आई थॉट कि शायद को टिप शिप लेनी है, मैंने पैसे निकाले, तो कहता नहीं साहब पैसा नहीं। तो उसकी आंखों में आंसू था। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सच्चा वाक़या, ये 2014 की बात बता रहा हूँ। उसकी आंखों में आंसू था, बूढ़ा आदमी था। मैंने कहा चाचा क्या हुआ? कहते साहब 71 में मैं 14 फील्ड में नौकर था, मैं वेटर था, मैं यूनिट में था। साहब वो सब झूठ था, किसी पाकिस्तानी फौजी ने कुछ गलत नहीं किया, ये सब भारतीय फौजी थे जो हमारे साथ जुल्म करते, लेकिन हम अभी बोल नहीं सकता, हमारा गर्दन काट दिया जाएगा। मैंने आगे होके ना उसको गले लगाने लगा, कहता नहीं साहब पीछे रहे, हम सब कैमरे में हैं इस वक्त। लेकिन मुझे पता था ये चिंगारी है जो मोहब्बत की जो अंदर है,
वो जो आंसू के सलीमुल्लाह के आंसुओं के अंदर से निकल रही थी। सो मैं इस मट्टी से कभी भी नाउमीद नहीं था। ये नम था साकी, ये इसमें नम था। और ये जब अब मोहब्बतें चढ़ी हैं, हमारे जॉइंट चीफ भी गए थे, अभी हमारा एयर रूट भी एक्सचेंज हो रहा है, हमारा सी रूट भी एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका खात्मा मैं दो चीजों पे देखता हूँ, इसकी क्लाइमेक्स जो इस मोहब्बत की मैं देखता हूँ, इसकी मैं दो चीजों पे देखता हूँ। जाते जाते मैं आपको अच्छा नुस्खा दे के जाने देखो। एक और सवाल भी हम करेंगे इन नुस्खे के बाद। एक तो मुझे इसका जो क्लाइमेक्स है वो कुछ जर्मनी की तरह, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का कॉम्बिनेशन एक नजर आ रहा है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये दुनिया में पहले भी होते रहे हैं। और जिस तरह अब मोहब्बतें हमारी बड़ी हैं, ये इंशाल्लाह इनको कभी जवाल नहीं आएगा इंशाल्लाह। दूसरा, मैं किसी की चिकन नेक कटती देखता हूँ, बड़ी 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 खबर है सर ये। किसी की मैं चिकन नेक कटती देखता हूँ। इस मोहब्बत में ये अल्लाह ताला ने, थिंग्स डजंट हैपन, वहां पर भी हालात हलचल मची हुई दे है। हैपन फॉर अ रीजन, एंड दिस टाइम द रीजन इज चिकन नेक। एंड ये मैं पूरा आपको वसूख के साथ कह रहा हूं कि इंशाल्लाह 2027 में आप चिकन नेक कटती देखें। आज ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें, बड़ी बात कर रहे हैं फिर आपने टेलीकास्ट करना है। डन। ये 2027 तक हम चिकन नेक और असम की आजादी हम देख रहे हैं। चलिए सर, आखिर में जाते जाते ये भी बता दें कि कोई 3 फ्रंट से खतरा भारत को है, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ चाइना। आपने अभी भी कसर नफसी से काम लिया। आप इसमें श्रीलंका और नेपाल को निकाल रहे हैं। 5 एंड कह लें सर, 5 एंड। ये ऑल एंड्स हैं। भारत इतना बदनसीब मुल्क है, हालांकि जितना बड़ा 1.5 अरब की आबादी, डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इंस्टेड के ये लोग अपनी गुर्बत पे काम करते हैं। ये लोग अपनी पब्लिक को टॉयलेट्स तो दे पाते हैं। मैं यही कहने लगा था सर। ये लोग अपनी गरीब को अपलिफ्ट करने की, ये अपनी पोल्यूशन पे काम करते हैं। ये पंजाब के सिखों को स्नब करने की बजाय उनकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। इन्होंने काम किया अकलियत तो वो स्नब करने का, इन्होंने काम किया हमसायों के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स इंकलकेट करने का। तो अब इस वक्त क्या है, नेपाल काला पानी वाली लड़ाई इनकी नेपाल के साथ इस वक्त पीक पे है। वो 22 किलोमीटर की पट्टी, 35 साल इन्होंने श्रीलंका के अंदर इंसर्जेंसी करवाई है। क्या श्रीलंका कभी भूल पाता है? कभी नहीं भूल पाएगा। चाइना के साथ जो इस वक्त हुआ है, इन्होंने किया, और चाइना अब जो इनके साथ कर रहा है वो तो ये मीडिया पे देने के काबिल नहीं। 454 फौजी इनके लापता हैं लद्दाख में, लेकिन ये डिक्लेयर भी नहीं कर सकते कि ये मारे गए हैं, जबकि वो कब के खाए जा चुके हुए हैं। दैट्स द रीजन एयरफोर्स में भर्तियां, वो रेजिग्नेशन इस साल भी इतनी ज्यादा हैं। इस वक्त भगोड़े तो इस वक्त 3890 भगोड़े हो चुके हुए हैं आज की तारीख तक, बट दे आर नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड। इन्होंने पुलिस को कह दिया कि आपने मेंशन नहीं करना किसी जगह पे डाटा का। अच्छा, अब उसके बाद चाइना के साथ मैंने आपको बता दिया। फिर अब आ जाए बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश तो मैंने बता दिया कि अभी वो चिकन नेक के ऊपर जा रहा है, इनके नेक के ऊपर है, अब चिकन नेक पे जा रहा है। अडवाणी का वो जो इन्होंने बांग्लादेश में जो पावर हाउस जो बिजली देने का वो बंद कर दिया बांग्लादेश ने, अब उससे बिजली लेनी भी बंद कर दी है। पाकिस्तान के साथ पिट चुका है और फिर पिटने के लिए तैयार है। सो इट इंडिया हैज बीन सराउंडेड बाय ऑल म्यूचुअली फ्रेंड एंड देयर एनिमी। वाह। अच्छा सर, बस आखिर में जाते जाते आप हमें ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में भी हमें एक सियासी जमात ऐसी नजर आती है जो कि रियासत के ऊपर अपने मफादात को तरजीह देती है। एक तरफ मुक्ति बाहिनी की तहरीक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया 1971 में थी, यहाँ पर टाइगर फोर्सेस और दीगर फोर्सेस, यहाँ पर 9 मई को रियासत पर हमला किया जाता है, वहाँ पर भी रियासत के खिलाफ बगावत की जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर जो मुल्क बना था उसमें फूट डालने की कोशिश की जाती है। और वो जिस तरीके से नेटवर्क्स थे, आपने भी बताया कि वो किन की कठपुतलियां थी। तो रियासत क्या अभी शेख मुजीब 2 देख रही है, मुक्ति बाहिनी 2 देख रही है? इस हवाले से भी बड़ी बहस एक छिड़ चुकी है। पाकिस्तान को कोई खतरा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई मुक्ति बाहिनी 2 होगा, ना ही कोई मुजीब 2 होगा। और इस वक्त हमारी कौम जो है बड़ी बाखबर है।
और इश्यूज हो सकते हैं, जेन्युइन इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम भी कुछ बेसिक इश्यूज के साथ एनवायरमेंटल इशू हैं। अभी सैलाब आया, काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब हुए। कुछ पॉवर्टी के इश्यूज हैं, कुछ इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं। तो जो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब गुर्बत एक जगह से एंटर होती है तो ईमान दूसरी खिड़की से बाहर जाता है। हमने भी इस चीज़ से अभी लड़ रहे हैं। हम इस वक़्त अपनी एक्सपोर्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम अपनी इम्पोर्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, हम चीज़ों की प्राइसेस को कर्टेल करना चाहते हैं, गुर्बत से लड़ना चाहते हैं। तो लेकिन उस कुछ एक माफिया था जिसने अपनी करप्शन की बुनियाद पे पाकिस्तान को इस जगह पे लेके आया है। वो माफिया कर्टेल हो चुका हुआ है। थिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। पाकिस्तान के अब सारे जो सिम्टम्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान की इस वक्त सफारती लेवल है, पाकिस्तान का दिफाई लेवल है, पाकिस्तान का इकोनॉमी लेवल है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, हर चीज़ इस वक्त ऑल इंडिकेटर्स आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइंस। इस वक्त रियल अर्थ मिनरल का बिजनेस अब स्टार्ट होने लगा है। वो एक अलहदा एक्सपोर्ट होगी हमारी, जो एनहेंस करेगी इस चीज़ को। दुनिया इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में आ रही है, क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। हमें इन चीज़ों को फोकस ही नहीं करना चाहिए। कौन क्या मुजीबुर रहमान का जो अशर हो चुका है उसके बाद कोई चाहेगा कि इक़्तिदार के लिए मुजीबुर रहमान बनना है? कुछ लोग हैं, मैं समझता हूँ, कुछ लोग बरगलाए गए और वो इन्वेस्टर्स जो थे वो बाहर बैठे हुए थे, एनालिस्ट बाहर बैठे हुए थे। सोशल मीडिया दिल्ली से मैनेज हो रहा था, बाहर ही बैठे अभी भी वो बाहर बैठे हुए हैं। कुछ वो माई रखी का एक बेटा जो इस वक्त वो जो शहबाज गिल बना बैठा है, कुछ आदिल राजा। अब देखिए इस वक्त भी वजीर दाखिला बाहर बैठे हुए हैं। ये इन्हीं इन्हीं जो मुजीबुर रहमान माइनर्स है ना, इन्हीं को वो जाके इस वक्त गले में रस्सी डालने के लिए वो गए हुए हैं। और अनकरीब देखेंगे कि ये सारे, ये शहजाद अकबर, ये आदिल राजा, ये शहबाज गिल, ये सारे घसीट के अभी पाकिस्तान लाए जाएंगे और इनको एक इबरत का निशान बनाया जाएगा अनकरीब इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त के लिए बड़ा अच्छा लगा कॉन्वर्सेशन करके। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, यकीनन हमारी ऑडियंस को भी। और हमने कहा पैटर्न ज़रा चेंज करते हैं, तो हमने भी बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बड़ी एक ऐसी तारीख थी जिसको हमसे छिपाया गया, और जिस तरीके से हमें कुछ चीज़ें पोर्ट्रे की गई थी, हम जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने वो वाक़या बताया कि व्हाट बांग्लादेशी पीपल थिंक्स अबाउट अस, वो आंखों में आंसू, तो दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग के वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल सकते थे। लेकिन बिलाखिर उन्होंने फिर जो है वो जवाब भी दिया, भरपूर तरीके से जवाब दिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।